डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स को। केंद्रीय बल, हमने कहा यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल F की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, बल F की क्रिया रेखा सदैव किसी नियत बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा, बल का परिमाण नियत बिंदु जिसे हम बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं से कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। तो इस प्रकार का बल केंद्रीय बल कहलाता है। तो केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल की क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है और इस बल का परिमाण जो है उस नियत बिंदु से, जिसे हम बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं, उस बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। तो इस प्रकार का बल केंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण के लिए स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स आदि केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो केंद्रीय बल को गणितीय रूप में हम लिखेंगे एफ आर इक्वल्स टू एफ आर प्लस माइनस आर कैप। तो एफ आर जो है वो उस केंद्रीय बल का परिमाण को प्रदर्शित करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और आर कैप जो है वो उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ये दिशा जो है उस बिंदु से सदैव उस केंद्र की ओर होती है, जहाँ आर कैप स्थिति सदिश के अनुदिश एकांक सदिश कहलाता है। अब हमने कहा यदि प्लस और माइनस की बात करें तो प्लस और माइनस, यदि आर कैप प्लस है तो इस स्थिति में बल जो है वो प्रतिकर्षण बल होता है, और माइनस है तो बल जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल होता है। तो केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक समतल में होती है। तो हम प्रूव करेंगे कि यदि कोई कण जो है वो केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है तो वह गति सदैव एक समतल में होती है। तो हमने कहा केंद्रीय बल की परिभाषा से एफ आर इक्वल्स टू एफ आर आर कैप। इस समीकरण में दोनों तरफ स्थिति सदिश आर से के साथ सदिश गुणनफल करने पर, तो हमने सदिश गुणनफल किया तो आर क्रॉस एफ आर इक्वल्स टू एफ आर आर क्रॉस आर कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने कहा आर और आर कैप को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है? वो 0 के बराबर होती है। परंतु हम जानते हैं कि एफ आर इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डी टी स्क्वायर करना है, यहाँ भी डी टी स्क्वायर और यहाँ भी डी टी स्क्वायर। तो आर क्रॉस एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एफ आर की वैल्यू हमने कहाँ रख दी? ये हमने यहाँ रख दी। या आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस टर्म को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कैसे? ये हमने यहाँ देखो लिख के दिखाया है, डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो हमने कहा इसको डी अपॉन डी टी ऑपरेटर हमें इसके ऊपर ऑपरेट कराना है। हमने पहले इसको कांस्टेंट रखकर इसका अवकलन किया, तो ये हो गया डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। फिर इसको कांस्टेंट रखा, पहले इसको कांस्टेंट रखकर दूसरे को हमने अवकलित किया, तो ये हो गया आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब चूंकि दो सदिश समान सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव 0 के बराबर प्राप्त होता है, तो ये हमने कहा 0 प्लस आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो ये इसकी वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू है ये रख ली, ये रखी, तो हमें प्राप्त हुआ डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। अतः आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू एच कॉन्स्टेंट। इसका मतलब आर तथा डी आर अपॉन डी टी का जो सदिश गुणनफल है वो किसी नियतांक h के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी सदिश राशि होता है,
इसलिए नियतांक होगा, ये भी कैसा होगा, सदिश होगा, जहाँ h एक नियतांक सदिश है जो समय पर निर्भर नहीं करता है, तथा स्थिति सदिश r तथा कण के वेग dr/dt से बने तल के लंबवत होता है। तो हम जानते हैं यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाए तो परिणामी सदिश जो हमें प्राप्त होता है वह उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तल में दोनों सदिश हैं उस तल के लंबवत होता है। तो हमने ये नीचे लिखा है, स्थिति सदिश r और कण के वेग dr/dt से बने तल के लंबवत होता है, अर्थात r तथा dr/dt से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें नियतांक प्राप्त होता है, समय के साथ निर्भर नहीं करता है, इसलिए r तथा dr/dt से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए। अतः कण की गति एक ही समतल में होती है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे किसी कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। इससे आगे हम बात करते हैं केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण। केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण, कोई कण जो केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है उसकी समीकरण हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस। एक ही तल में गतिशील कण की गति का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। माना m द्रव्यमान का किसी गतिशील कण के कार्तीय निर्देशांक xy तथा ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। तो हमने कहा कार्तीय निर्देशांक हैं xy और ध्रुवीय निर्देशांक जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं r और थीटा। तो ये हमने यहाँ व्यक्त किया है। हमने कहा ये r और ये एंगल हो गया थीटा, ये जो है x अक्ष के अनुदिश x हो गया और ये y अक्ष के अनुदिश y हो गया। तो हमने इससे ये जो चित्र है इससे फाइंड आउट किया x इक्वल्स टू r कोस थीटा। तो हमने x की वैल्यू निकाली, x इक्वल्स टू r कोस थीटा हो गया, और सिमिलर y इक्वल्स टू हमने निकाल लिया r साइन थीटा। तो हमने इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन किया x r कोस थीटा का। तो जब इसका t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो x का dx/dt, r का हमने किया dr/dt कोस थीटा, फिर कोस थीटा का हमने किया तो माइनस r साइन थीटा डी थीटा/dt। तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा/dt। इसी प्रकार y का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy/dt। r का हमने किया तो ये हो गया dr/dt, तो साइन थीटा dr/dt। और अब साइन थीटा का हम करते हैं तो r, यहाँ r और हमें मेंशन करना है, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा/dt। अब पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt ये जो टर्म है इसका पुनः t के सापेक्ष हम एक बार फिर अवकलन कर लेते हैं। तो इस टर्म का किया d2x/dt², और आगे की टर्म्स का करके इसको हल करते हैं तो हमें वैल्यू जो प्राप्त होती है d2x/dt² इक्वल्स टू d2r/dt² माइनस r डी थीटा/dt का होल स्क्वायर कोस थीटा माइनस r डी स्क्वायर थीटा dt² प्लस 2dr/dt डी थीटा dt साइन थीटा। सिमिलरली जो दूसरी समीकरण थी हमारी ये वाली, इस समीकरण का हम t के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर लेते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है d2y/dt² d2r/dt² माइनस r डी थीटा/dt² साइन थीटा r डी स्क्वायर थीटा/dt² प्लस 2r dr/dt डॉट डी थीटा/dt कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं त्वरण एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू आई कैप d2x/dt² प्लस j कैप d2y/dt²। तो जो ऊपर हमारी टर्म्स थी d2x/dt² की वैल्यू हमने यहाँ रख ली, ये वाली वैल्यू, और d2y/dt² हमने यहाँ से वैल्यू रख ली। वैल्यू रखकर इसे हमने हल कर लिया तो हमें रिजल्ट मिलता है a इक्वल्स टू d2r/dt² माइनस r डी थीटा/dt का होल स्क्वायर आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस r डी स्क्वायर थीटा/dt² प्लस 2
डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जी कैप कोस थीटा। चित्रानुसार त्रिज्य सदिश के अनुदिश एकांक सदिश। तो हमने कहा आर कैप हमारे पास ये डायरेक्शन थी, हमने कहा ये इधर हमने वैल्यू निकाली तो ये एंगल हो गया थीटा, तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो होगा कोस थीटा, ठीक है। और ये है एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया कोस थीटा आई कैप और इसका हो गया साइन थीटा जी कैप। तो आर कैप इक्वल्स टू हो गया आई कैप कोस थीटा प्लस जी कैप साइन थीटा। ये तो हमने निकाल लिया रेडियल डायरेक्शन में। अब हम निकालते हैं डायरेक्शनल डायरेक्शन में, मतलब थीटा के अनुदिश। तो चूंकि हम जानते हैं कि आर और थीटा जो एक आर और थीटा की जो दिशा होती है, मतलब इनके अनुदिश यदि एकांक सदिश ले तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कहा आर यूनिट वेक्टर ये इस तरफ आ गया, थीटा यूनिट वेक्टर ये इस तरफ आ गया, ठीक है। तो ये इसके कैसा हो गया परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच ली, ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। इसके पैरेलल यहाँ हमने एक लाइन डाल ली तो ये हो गया थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। तो हमने कहा इसका इधर कंपोनेंट लिया तो ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप और इस तरफ हो गया कोस थीटा जी कैप। तो हमने इसको लिख लिया डायरेक्शनल दिगंशी दिशा में एकांक सदिश थीटा कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। यदि हम ध्रुवीय निर्देशांकों में बात करें तो ध्रुवीय निर्देशांकों में एक्सेलरेशन त्वरण ए इक्वल्स टू आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा। तो ये हमने वैल्यू ऊपर से लिख ली। कहाँ से लिखी देखिए, हमने कहा ये जो टर्म है ये हमारी किसके बराबर है आर कैप के बराबर है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये हमारी है थीटा कैप के बराबर। तो ये जो हो गया ये कंपोनेंट हो गया ए थीटा और ये कंपोनेंट हो गया ए आर का। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ली, ठीक है। तो त्वरण ए इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ए आर कैप प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। अब तुलना करने पर ये समीकरण और इस समीकरण को हमने कंपेयर किया तो ए आर टर्म जो है वो ए आर इसके बराबर हो गई और ए थीटा टर्म जो है ये इस ब्रैकेट के बराबर हो गई। तो तुलना करने पर त्रिज्यक त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। तथा दिगंशी त्वरण ए थीटा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ आर इक्वल्स टू एफ आर आर कैप इक्वल्स टू एम ए हमने यहाँ समीकरण से लिख ली, ये वैल्यू लिख ली ए की, ए लिखा। तो एफ आर इक्वल्स टू एम आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा। तो एफ आर आर कैप इक्वल्स टू एम आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा। तुलना करने पर यदि तुलना करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर आर कैप है और इधर आर कैप है, ठीक है। तो आर कैप वाली टर्म्स की हमने कंपैरिजन किया तो ये हो गई एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर। ए आर की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, ये ए आर की वैल्यू हमने यहाँ रख ली और ए थीटा की वैल्यू हमने यहाँ रख ली। अब आर कैप और थीटा कैप इस टर्म्स की दोनों साइड में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। तथा अब ए थीटा की यदि बात करें, मतलब थीटा कैप का कोफिशिएंट इस तरफ नहीं है तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इक्वेशन हो गई एम आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 व 2 केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति का समीकरण कहलाता है। तो ये जो समीकरण 1 और 2 है ये समीकरण
केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रही कण की गति के समीकरण को व्यक्त